हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में एक बार मैं फिर से इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आया हूं, जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ख़ासकर उनके लिए जो यूपी बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। तो उन्हीं के सिलेबस से उठाया गया ये चैप्टर है। चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। और आइए सबसे पहले कुछ डेट्स को देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, पहला डेट्स है 1857 और इस समय 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। दूसरा है 1870, बंकिम चंद्र बंकिम चंद्र द्वारा वंदे मातरम की रचना की गई थी इसी समय में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना बम्बई, यानी इस समय प्रेजेंट टाइम में जिसे मुंबई कहा जाता है, में हुई। और फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने। उसके बाद नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव किया और ये पारित भी हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन हो भी गया। फिर 1905 में ही अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया। उसके बाद नेक्स्ट है 1906 में आगा खां एवं नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। 1907 में कांग्रेस का विभाजन नरम दल एवं गरम दल के रूप में हुआ। ये कांग्रेस जो है दो दलों में बट गया, नरम दल और गरम दल। फिर 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। दिल्ली दरबार में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई, ट्रांसफर कर दिया गया। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। 1915 में महात्मा गांधी ने स्वदेश वापस आए, अपने देश भारत में वापस आए साउथ अफ्रीका से। और 1917 में महात्मा गांधी ने नील कृषि के विरोध में चंपारण में आंदोलन चलाया या आंदोलन किया। फिर 1917 में ही दूसरा आता है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया आंदोलन कि 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह किया। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में सूती मिल के कारीगरों के लिए सत्याग्रह किया। फिर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई, जो स्टार्ट हुआ था 1914 में और 4 साल तक लगातार चलता रहा और 1918 में समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे डेट्स मिस हो गया है। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की स्वशासन की मांग को ठुकरा दिया। फिर 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून जो है लगा दिया। इस कानून के बारे में आप जानते होंगे। इस कानून के अंतर्गत किसी को भी बिना वारंट के जो है, बिना किसी इंफॉर्मेशन के जो है, बिना किसी ट्रायल के उसको जेल में डाला जा सकता था। फिर 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जो कि बेहद दर्दनाक रहा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि 1919 में ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली व शौकत अली ने की थी और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी की। और 1922 में चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लिया था। चौरी चौरा जो कि बहुत ही पॉपुलर है इतिहास में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करेंगे। 9 अगस्त 1925 को काकोरी में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाना ले जा रही ट्रेन को लूट लिया। और फिर 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा व सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। फिर 1930 में डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी दी गई। 1931 में ही गांधी इरविन समझौता व सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया गया। फिर 1931 में गांधी जी ने द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु उन्हें वहां अपेक्षित सफलता हाथ नहीं लगी। फिर 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच जो है पूना पैक्ट समझौता हुआ। और 1933 में चौधरी रहमत अली सर्वप्रथम पाकिस्तान का विचार सामने रखे 1933 में। और फिर 1935 में
भारत शासन अधिनियम पारित हुआ और प्रांतीय सरकार का गठन हुआ। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का संकल्प पास किया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने करो या मरो के नारा के साथ दिया। 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया। वह द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। जैसा कि ज्ञात है 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी नामक शहर पे अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराए थे। ठीक है, जिसका इतिहास गवाह है कि बहुत ही बुरा असर पड़ा और द्वितीय विश्व युद्ध वहाँ पे समाप्त भी हो गया। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन संविधान सभा के प्रस्ताव पर भारत आया और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। अब पहला टॉपिक आ जाता है राष्ट्रवाद का अर्थ। देखिए राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है, तो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना तथा एक समान चेतना राष्ट्रवाद कहलाती है। फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना तथा समान चेतना राष्ट्रवाद कहलाती है। यह लोग समान ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं जो राष्ट्रवादी होते हैं। कई बार लोग विभिन्न भाषाई समूह के हो सकते हैं, जैसे कि भारत में है, बहुत सारे भाषाओं के समूहों का जो है एक राष्ट्र है भारत, लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रेम उन्हें एक सूत्र में बांधे रखता है। जैसे आप देख लो बहुत इतने सारे स्टेट्स हैं इंडिया में, सबकी जो है लैंग्वेज जो है डिफरेंट मिलेगी आपको, लेकिन सभी जो है एक दूसरे से क्या है जुड़े हुए हैं, एक राष्ट्र की भावना में से बंधे हुए हैं। फिर राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कारक की बात कर लेते हैं। तो यूरोप में बात करेंगे, राष्ट्र राज्यों के उदय से जुड़ा हुआ है यूरोप में। फिर बात करेंगे भारत वियतनाम जैसे उपनिवेशों में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रवाद यहीं से शुरू होता है कि उपनिवेश, जैसे ब्रिटिशर्स जो है भारत को अपना उपनिवेश बनाए हुए थे, तो एक प्रकार से कहा जाए तो भारतीय लोग जो है गुलाम थे। ठीक है, तो ये गुलामी से निकलने की भावना जो है राष्ट्रवाद को जन्म देती है, भारत और वियतनाम जैसे 2 देशों के लिए। फिर भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने का कारण क्या था? अब ये राष्ट्रवाद की भावना कैसे पनपी, तो उसको छोटे छोटे जो कारक हैं, जो बहुत बड़े उभर करके या बड़े बन करके सामने आए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए साहित्य, लोक कथाओं, गीतों व चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। भारत माता की छवि रूप लेने लगी। ठीक है, लोक कथाओं के द्वारा राष्ट्रीय पहचान, चिन्हों और प्रतीकों के प्रति जागरूकता। ये उदाहरण के लिए बात कर लेते हैं कि झंडा जो है एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया, भारत माता का चित्र जो है एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया। फिर इतिहास की पुनर्व्याख्या, पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। ठीक है, फिर प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव तथा युद्ध पश्चात परिस्थितियां। देखो प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा और उसके पश्चात क्या परिस्थितियां रही, इसके बारे में बात कर लेते हैं। युद्ध के कारण रक्षा संबंधी खर्चे में बढ़ोतरी हुई। जाहिर सी बात है, जब युद्ध होगा तो लोगों को भाई, जैसे एक सामान्य कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो आदमी अपने प्रोटेक्शन के प्रति कॉन्शियस हो जाता है। तो यहाँ तो विश्व युद्ध हुआ था, तो अब सभी के भाई युद्ध के कारण जो है रक्षा संबंधी जो खर्चे हैं उसमें बढ़ोतरी होगी कि भाई अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है, तो उसके लिए खर्चे तो बढ़ेंगे ही। फिर इसे पूरा करने के लिए कर्जे लिए गए और टैक्स बढ़ाए गए। अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स को बढ़ाना पड़ा। ठीक है, अतिरिक्त राजस्व मतलब अतिरिक्त आय करने के लिए जो कस्टम ड्यूटी है और इनकम टैक्स है उसको बढ़ाया गया। और जैसे ही ये चीज़ें बढ़ेंगी फिर तो दिक्कत होना ही है, कस्टम ड्यूटी बढ़ेगा तो भाई चीज़ें महंगाई बढ़ने लगेगी। युद्ध के वर्षों में चीज़ों की कीमतें बढ़ गई, प्रोडक्शन नहीं होगा, डिमांड बढ़ता रहेगा, तो भाई कीमत तो बढ़नी ही बढ़नी तय है। ठीक है, जैसे मान लिया युद्ध हुआ तो ऐसा थोड़ी ना कि दिन भर युद्ध होगा
और शाम को जो है अपने अपने घर जा करके सब लोग जो है खेती बाड़ी और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो करना शुरू कर देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो ज़ाहिर-सी बात है जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट है वो ख़त्म होने शुरू हो जाएँगे मार्केट में, और जब ख़त्म होगा तो उनकी डिमांड तो वही रह जाएगी। तो जब चीज़ें कम होने लगेंगी तो भाई महँगाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब इसमें अगला पॉइंट है कि दाम बढ़ने से आम आदमी को अधिक परेशानी हुई। ग्रामीण इलाकों से लोगों को जबरन सेना में भर्ती किए जाने से भी लोगों को बहुत गुस्सा था। ज़बरदस्ती सेना में भर्ती किया जाता था। सुने होंगे अपने बड़े बुजुर्गों से कि ज़बरदस्ती जो सेना में भर्ती करने के लिए आते थे सब। भारत के कई भागों में उपज खराब होने के कारण भोजन की कमी हो गई। फ्लू की महामारी ने समस्या को और गंभीर कर दिया और 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी के कारण 120 लाख से 130 लाख लोग मारे गए। ये लास्ट पॉइंट है इसका। उसके बाद है सत्याग्रह का विचार। देखिए सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है। तो सत्याग्रह का अर्थ है कि यह सत्य और अहिंसा पर आधारित एक नए तरह का जन आंदोलन करने का रास्ता था कि सब लोग सत्य और अहिंसा पे विचार करेंगे, सत्य और अहिंसा अहिंसा को ही अपना रास्ता मानेंगे या सार्थक रास्ता मानेंगे। उसके बाद महात्मा गांधी के सत्याग्रह का अर्थ क्या था, तो इस टॉपिक को भी हम लोग देखेंगे। तो महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह था, यानी सत्याग्रह ने सत्य पर बल दिया, जैसा कि उसमें है ही सत्य का आग्रह करना। ठीक है, गांधी जी का मानना था कि यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा हो, ठीक है, तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वाले से लड़ने के लिए ताकत दिखाने की जरूरत नहीं होती है। अहिंसा के माध्यम से एक सत्याग्रही लड़ाई जीत सकता है। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा भारत में किए गए सत्याग्रह के आरंभ। देखिए महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, जैसा कि इस वीडियो में एक बार पहले भी जिक्र हो चुका है इस चीज का। और गांधी की जन आंदोलन की उपन्यास पद्धति को सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे पहले चंपारण बिहार में जो है 1917 में दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ नील की खेती करने वाले किसानों को प्रेरित किया गया। 1917 में खेड़ा गुजरात किसानों को कर में छूट दिलवाने के लिए उनके संघर्ष में समर्थन दिया। फसल खराब हो जाने व प्लेग में महामारी के कारण किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। फिर अहमदाबाद गुजरात में, इसके पहले खेड़ा में, ठीक है, खेड़ा गुजरात में, अब अहमदाबाद गुजरात में 1918 में कपड़ा कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह का आंदोलन किया गया। सत्याग्रह आंदोलन किया गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है रॉलेट एक्ट 1919, यानी रॉलेट एक्ट 1919। देखिए रॉलेट एक्ट का मुख्य प्रावधान क्या क्या था, तो राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान। ये इस वीडियो में ये भी मैंने जिक्र किया है। ठीक है, और रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था, तो भारत में राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने के लिए रॉलेट एक्ट को लाया गया था। रॉलेट एक्ट अन्यायपूर्ण क्यों था, देखिए भारतीयों की नागरिक आज़ादी पर प्रहार जो है रॉलेट एक्ट के द्वारा किया गया। भारतीय सदस्यों की सहमति के बगैर इसको पास कर दिया गया था रॉलेट एक्ट को। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत था। भाई आप एक तो दूसरे देश के हैं और हमारे ही देश में आके हमारे सदस्यों की अनुमति के बिना ही जो है किसी भी कानून को आप पारित कर देते हैं, तो ये गलत तो है ना। उसके बाद जो रॉलेट एक्ट है उसके परिणाम क्या क्या हुए, देखिए रॉलेट एक्ट के परिणाम क्या क्या हैं, तो 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया गया। विभिन्न शहरों में रैली व जुलूस निकाले गए। रेलवे वर्कशॉप में कामगारों की हड़ताल हुई और दुकानें बंद हो गईं। ये रॉलेट एक्ट को लाने का जो है ये दुष्परिणाम कह लीजिए या परिणाम कह लीजिए। स्थानीय नेताओं को हिरासत में लिया गया। बैंक
डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले हुए। रॉलेट एक्ट 1919 में यानी 1919 में विस्तार से थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था और भारतीय सदस्यों ने इसका समर्थन नहीं किया था, लेकिन फिर भी यह पारित हो गया था। इस एक्ट ने सरकार को राजनैतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए असीमित शक्ति प्रदान किए थे। इसके तहत बिना ट्रायल मतलब बिना मुकदमे के ही राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बंदी बनाया जा सकता था। राजनीतिक कैदी में जो राजनीतिक गतिविधियों में जो शामिल होते थे, बिना किसी आधार के भी लोग गिरफ्तार कर लेते थे और 2 साल तक जो है बिना मुकदमे का जो है जेल में डाल देंगे। ये रॉलेट एक्ट था। ये 1919 में रॉलेट एक्ट जो आया था उसका उद्देश्य था। फिर 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की। हड़ताल के आह्वान को भारी समर्थन प्राप्त हुआ। अलग अलग शहरों में लोग इसके समर्थन में निकल पड़े। दुकानें बंद हो गई और रेल कारखानों के मजदूर हड़ताल पर चले गए। यहाँ तक और तो और अंग्रेजी हुकूमत ने राष्ट्रवादियों पर कठोर कदम उठाने का जो है निर्णय लिया। कई स्थानीय नेताओं को बंदी बना लिया गया। महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका गया। उसके बाद आती है जो नेक्स्ट सबसे दर्दनाक घटना 1919 का जो है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसमें देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई थी। और उसमें तो ये भी कहा जाता है कि बैसाखी का मेला मनाने के लिए जो है बैसाखी का उत्सव मनाने के लिए लोग आए थे। बहुत सारे लोग जो है जानते भी नहीं थे कि यहाँ कुछ और भी हो रहा है। इसके कारण लोगों ने जगह जगह पर सरकारी संस्थानों पर आक्रमण किया। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हो गया और इसकी कमान जनरल डायर के हाथों में सौंप दी गई थी। और ये 10 अप्रैल की बात थी, ठीक है। और 13 अप्रैल जलियांवाला बाग का दुखद जो नरसंहार है 13 अप्रैल को उस दिन हुआ जिस दिन पंजाब में बैसाखी मनाई जा रही थी। ग्रामीणों का एक जत्था जलियांवाला बाग में लगे मेले में शरीक होने आया था और यह बाग चारों तरफ से बंद था और निकलने के रास्ते संकीर्ण थे। एक ही रास्ता था और उस रास्ते को जनरल डायर ने निकलने के रास्ते बंद करवा दिए और भीड़ पर गोलियां चलवा दी कि सीधे फायर, ठीक है। और इस दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। सरकार का रवैया बड़ा ही क्रूर था। इससे चारों तरफ हिंसा फैल गई। महात्मा गांधी को ने जो है आंदोलन को वापस ले लिया क्योंकि वो हिंसा नहीं चाहते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव क्या हुआ। देखिए, भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए, हड़तालें होने लगी। लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने निर्ममतापूर्ण रवैया अपनाया और लोगों को अपमानित व आतंकित किया। फिर यही था, सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए, सड़क पर घिसकर चलने के लिए और सारे साहिबे यानी अंग्रेजों को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए तथा गुजरावाला, ठीक है, ये पंजाब के गांवों पर बम बरसाए गए। तो काफ़ी जो है आज़ादी जो है संघर्ष के बाद मिली है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आंदोलन के विस्तार की आवश्यकता। देखिए, रॉलेट एक्ट मुख्यतः शहरों तक सीमित नहीं था। गांधी जी को लगा कि भारत में आंदोलन का विस्तार होना चाहिए और उनका मानना था कि ऐसा तभी हो सकता है जब हिंदू और मुसलमान एक मंच पर आए। अब खिलाफत का मुद्दा, तो खिलाफत शब्द खलीफा से निकला हुआ है जो ऑटोमन तुर्की सम्राट होने के साथ साथ इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता भी था। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हो गई थी, टर्की हार गया था और यह अफवाह फैल गई कि टर्की पर एक अपमानजनक संधि थोपी जाएगी। इसीलिए खलीफा ने तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में अली बंधुओं द्वारा मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। अब महात्मा गांधी ने क्यों खिलाफत का मुद्दा उठाया, ठीक है। तो देखिए, रॉलेट एक्ट की असफलता के बाद से ही महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि बिना हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे के समीप लाए ऐसा कोई अखिल भारतीय आंदोलन
खड़ा नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठाया। फिर बात करते हैं हिंद स्वराज की। देखिए, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक, ठीक है, हिंद स्वराज है, जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन के असहयोग पर जोर दिया गया था। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन क्यों या असहयोग क्यों, ये हमारा एक टॉपिक बन जाता है, असहयोग क्यों। तो देखिए, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने लिखा कि भारत में अंग्रेजी राज इसलिए स्थापित हो पाया क्योंकि भारतीयों ने उनके साथ सहयोग किया और उसी सहयोग के कारण अंग्रेज हुकूमत करते रहे। यदि भारतीय सहयोग करना बंद कर दे तो अंग्रेजी राज 1 साल के अंदर चरमरा जाएगी और स्वराज आ जाएगा। गांधी जी को विश्वास था कि यदि भारतीय लोग सहयोग करना बंद करने लगे तो अंग्रेजों के पास भारत को छोड़कर जाने के अलावा कोई और चारा नहीं रहेगा। बस यही कारण था कि इन्होंने असहयोग आंदोलन पे जो है बल दिया था। उसके बाद बात करते हैं असहयोग आंदोलन के कारण के बारे में। तो देखिए, असहयोग आंदोलन का कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर, यानी प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का शोषण। भाई, युद्ध आप लड़े और शोषण हमारी जनता का हो, ये तो गलत बात है ना। तो अंग्रेजों द्वारा स्वराज प्रदान करने से मुकर जाना, और अंग्रेजों ने कहा भी था कि हम स्वराज प्रदान करेंगे, लेकिन इस बात से मुकर गए कि हम भाई आज़ाद नहीं करेंगे, हमारा ही शासन रहेगा। रॉलेट एक्ट का पारित होना, और 1919 में जब रॉलेट एक्ट पारित होता है तो सबसे बड़े विवाद वही है, ठीक है। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड का होना, यह भी जो है एक बड़ी समस्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई। कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से पारित किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस आंदोलन के लिए, इस नेतृत्व के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है, असहयोग आंदोलन के लिए और इसके शुरुआत के लिए। असहयोग आंदोलन कुछ प्रस्ताव भी थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कारण ही थे, प्रस्ताव के कारण भी जो है आंदोलन हुआ, ठीक है। प्रस्ताव क्या था कि अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को वापस कर देंगे, ठीक है। सिविल सर्विस, सेना, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्कूलों का बहिष्कार कर देंगे। विदेशी वस्तुओं का भी हम लोग बहिष्कार कर देंगे। यदि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से बाज न आए तो पूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करना होगा। अवज्ञा आंदोलन जिसमें किसी की बात नहीं माननी है, एकदम विनम्रता पूर्वक कह देना है कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा। अब असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेसी अधिवेशन कौन कौन से थे? देखिए, सितंबर 1920 में असहयोग पर जो है स्वीकृति अन्य नेताओं द्वारा दी गई। फिर दिसंबर 1920 में स्वीकृति पर मोहर तथा इसकी शुरुआत पर सहमति बन गई। आंदोलन के भीतर अलग अलग धारणाएं। देखिए, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई थी। विभिन्न सामाजिक समूहों ने आंदोलन में हिस्सा लिया, परंतु प्रत्येक वर्ग की अपनी अपनी आकांक्षाएं थीं और सभी के लिए स्वराज का अर्थ जो है अलग अलग था। सब लोग अपना अपना अलग अलग दिमाग लगा रहे थे कि भारत आज़ाद हो जाएगा तो ये वो, ठीक है। उसके बाद है, प्रत्येक सामाजिक समूह ने आंदोलन में भाग लेते हुए स्वराज का मतलब एक ऐसा युग लिया जिसमें उनके सभी कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। शहरों में असहयोग आंदोलन का धीमा पड़ना, ठीक है। इसके पीछे चक्की के कपड़े की तुलना में खादी का कपड़ा अधिक महंगा था और गरीब लोग इसे नहीं खरीद सकते थे। परिणाम स्वरूप ये बहुत लंबे समय तक जो है मिल के कपड़े का बहिष्कार नहीं कर सकते थे। कर वैकल्पिक भारतीय संसाधन वहाँ नहीं थे जिनके इस्तेमाल अंग्रेजों की जगह किया जा सकता था। ये ऊपर आने के लिए जो है धीमी थी। फिर यहाँ इसीलिए छात्र और शिक्षकों ने सरकारी स्कूलों में वापस आना शुरू कर दिया और वकीलों ने सरकारी अदालतों में के काम से जो है जुड़ गए। असहयोग आंदोलन की समाप्ति, और फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि चौरी चौरा में हिंसक घटना हुई थी, उसी में जिसमें पुलिस स्टेशन को जो है जला दिया गया था और उसमें कुछ सिपाही कर्मियों को भी जो है जिंदा जला दिया गया था। चौरी चौरा घटना की बात कर लेते हैं। देखिए, फरवरी 1922 में गांधी जी ने नो टैक्स आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। बिना किसी उकसावे के प्रदर्शन में भाग ले रहे लोगों पर पुलिस ने गोलियां चला दी और लोग अपने गुस्से में हिंसक हो गए
और पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और उसमें आग लगा दी। यह घटना उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हुई थी। ठीक है, बहुत फेमस है इतिहास में। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, तो 1921 के अंत आते आते कई जगहों पर आंदोलन जो है हिंसक होने लगा था। फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय ले लिया। कांग्रेस के कुछ नेता भी जन आंदोलन से थक गए थे और राज्यों के काउंसिल के चुनावों में हिस्सा लेना चाहते थे। राज्य के काउंसिलों का गठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट 1919 के तहत हुआ था। कई नेताओं का मानना था कि सिस्टम का भाग बनकर अंग्रेजी नीतियों का विरोध करना भी महत्वपूर्ण है। मतलब सिस्टम में रहेंगे तभी अंग्रेजों का जो है अंग्रेजी नीतियों का विरोध कर पाएंगे। फिर अब प्रांतीय परिषद चुनाव में हिस्सा लेने के लेकर कांग्रेस के नेताओं में जो आपसी मतभेद हुआ, तो CR दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी जनवरी 1923 में जो है गठन किया गया ताकि प्रांतीय परिषद के चुनाव में हिस्सा ले सके। आर्थिक मंदी की वजह से कृषि उत्पाद की कीमतों में भारी गिरावट आई और ग्रामीण इलाकों में भारी उथल पुथल मच गया। अब बात करते हैं साइमन कमीशन की। तो देखिए वर्ष 1927 में ब्रिटेन में साइमन कमीशन का गठन किया गया ताकि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन किया जा सके। और 1988 में साइमन कमीशन जो है या साइमन कमीशन का भारत आना पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुआ और कांग्रेस ने इस आयोग का विरोध किया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ और इसमें पूर्ण स्वराज के संकल्प को पारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया था और लोगों से आह्वान किया गया कि वे पूर्ण स्वाधीनता के लिए संघर्ष करें। इसमें जो साइमन कमीशन वाले में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ था कि लाला लाजपत राय जो है एक महत्वपूर्ण नेता थे और उनकी जो है अंग्रेजों ने पिटाई कर दी थी लाठी और डंडे से। तो लाठी और डंडे के चोट के कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। वो भी साइमन कमीशन का ही विरोध कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि नमक यात्रा और असहयोग आंदोलन 1930। देखिए जनवरी 1930 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 मांगे रखी। ये मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबके से जुड़ी हुई थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक को लेकर या नमक के कर को समाप्त करने को लेकर की गई थी। यानी सबसे महत्वपूर्ण मांग था नमक कर को समाप्त कर दिया जाए या नमक कर को खत्म कर दिया जाए। पहले का टाइम था तो नमक पे कर लगा, नमक पे अंग्रेज जो है कर लगाते थे कि आपको नमक पे भी जो है टैक्स देना है। ठीक है, तो उसके लिए 1930 में जो है मार्च 1930 में गांधी जी ने जो है ये अहमदाबाद से जो है अपने जो साबरमती आश्रम से है अरब सागर तक की वो पैदल यात्रा की अपने 78 अनुयायियों के साथ और वहाँ पे जो है उन्होंने नमक खुद बना करके नमक कानून को तोड़ दिया। लेकिन आज भी हम नमक पे टैक्स दे रहे हैं, आज नमक पे टैक्स दे रहे हैं लेकिन पता नहीं हमको। ठीक है, लॉर्ड इरविन ने इनमें से किसी मांग को, लॉर्ड इरविन जो उस समय गवर्नर जनरल थे, वो जो है किसी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा जो है नमक यात्रा की शुरुआत की गई और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया गया। और यह घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी कि भाई हम हाथ जोड़ के जो है अवज्ञा करते हैं। सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा। ठीक है, गांधी इरविन समझौते की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो 5 मई 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाए, पुलिस द्वारा किए अत्याचारों की निष्पक्ष जांच की जाए, नमक पर लगाए गए सभी कर हटाया जाए। ठीक है, और आंदोलन में किसने भाग लिया, ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट रहेगा, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो देश के विभिन्न हिस्सों में सविनय अवज्ञा आंदोलन लागू हो गया और गांधी जी ने साबरमती आश्रम से, जैसा कि अभी मैंने बताया कि साबरमती आश्रम से दांडी तक अपने अनुयायियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ग्रामीण इलाकों में गुजरात के अमीर, पटीदार और
उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। चूंकि अमीर समुदाय व्यापार, अवसाद और गिरती कीमतों से बहुत प्रभावित थे, वे सविनय अवज्ञा आंदोलन के उत्साही समर्थक बन गए। व्यापारियों और उद्योगपतियों ने आयातित वस्तुओं को खरीदने और बेचने से इनकार करके वित्तीय सहायता देकर आंदोलन का समर्थन किया। फिर उसका नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि नागपुर क्षेत्र के औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया। रेलवे कर्मचारी, डाक वर्कर्स, छोटा नागपुर के खनिज और आदि ने विरोध रैली और बहिष्कार अभियानों में भाग लिया। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य घटनाएं क्या क्या थीं? तो देश के विभिन्न हिस्से में नमक कानून का उल्लंघन किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, वन कानूनों का उल्लंघन किया गया। ठीक है, अंग्रेजों ने हर चीज पे मतलब नियम कानून लगा दिया था, वन कानून तक ला दिए थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही? कांग्रेसी नेताओं को जो है हिरासत में लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में निर्मम दमन किया गया। निर्मम दमन मतलब कोई ममता की भावना नहीं, जैसे जो मिला उसको जो है उसको दमन किया गया, मार के, पीट के, बहुत सारे तरीके थे। फिर जो है शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर आक्रमण किया गया, महिलाओं व बच्चों की पिटाई की गई, लगभग 1 लाख लोग जो है गिरफ्तार किए गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति लोगों और औपनिवेशिक सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही, इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत हम लोग करते हैं। देखिए, लोगों ने सरकारी कानूनों को भंग करना शुरू कर दिया। आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने कठोरता से काम लिया। हजारों जेल गए, गांधी जी को कैद कर लिया गया। ठीक है, अब जनता इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं क्या क्या है, इस टॉपिक को थोड़ा देखते हैं हम लोग। तो इस बार लोगों ने न केवल अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए भी आह्वान किया जाने लगा। ठीक है, देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा तथा सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए गए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा। किसानों ने लगान और चौकीदारों ने कर चुकाने से मना कर दिया। वनों में रहने वाले लोगों ने वन कानूनों का उल्लंघन करना आरंभ कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। ठीक है, तो औरतों ने बहुत बड़ी संख्या में गांधी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया। हजारों औरतों और उनकी बात सुनने के लिए यात्रा के दौरान घरों से बाहर आती थी। उन्होंने जुलूसों में भाग लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। कई महिलाएं जेल भी गई थी। ठीक है, उसके बाद है ग्रामीण क्षेत्रों की औरतों ने राष्ट्र सेवा को ही अपना दायित्व मान लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से अलग कैसे था। तो आप ध्यान रखेंगे कि पहले असहयोग आंदोलन हुआ, फिर बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। देखिए, असहयोग आंदोलन में लक्ष्य स्वराज था, लेकिन इस बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसमें डिफरेंट था, यानी असहयोग आंदोलन में लक्ष्य क्या था? स्वराज था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। असहयोग में कानूनों का उल्लंघन शामिल नहीं था, जबकि इस आंदोलन में कानून तोड़ना भी शामिल था। नेक्स्ट टॉपिक आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या क्या थी। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या क्या थी। तो अब देखिए, अनुसूचित की भागीदारी नहीं थी, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस इनको हितों की अनदेखी कर रहा था। मुस्लिम संगठनों द्वारा सविनय अवज्ञा के प्रति कोई खास उत्साह नहीं था, क्योंकि 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक संगठनों के करीब आने लगी थी। फिर उसका दोनों समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। फिर बात करेंगे 1932 की पूना पैक्ट यानी पूना संधि के प्रस्ताव के बारे में। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। इससे दमित वर्ग, जैसे कि जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना जाता है, को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गईं। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। अब देखेंगे, सामूहिक अपनेपन का भाव आ गया। वे कारक जिन्हें भारतीय लोगों में सामूहिक अपनेपन की भावना को जगाया तथा सभी भारतीय लोगों को एक किया। ठीक है, चित्र व प्रतीक की बात कर लेते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में ही बात किया गया।
भारत माता की प्रथम छवि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा या बंकिम चंद्र द्वारा बनाया गया, चटर्जी नहीं, भारत माता की प्रथम छवि बंकिम चंद्र द्वारा बनाई गई। इस छवि के माध्यम से राष्ट्र को पहचानने में मदद मिली। फिर उसके बाद लोक कथाओं की बात करेंगे। देखिए लोक कथाएं, अब जो राष्ट्रवादी लोग थे, लोगों को जागरूक करने के लिए क्या करने लगे, घूम घूम कर इन लोक कथाओं का संकलन करने लगे। कथाएं परंपरागत कृषि सांस्कृतिक थी, सांस्कृतिक की सही तथा अतीत गौरव में गौरव का भाव पैदा करती थी। अब जब ऐसी चीजें होंगी तो भाई लोगों में चेतना का तो विकास होगा ही, और लोगों की चेतना का विकास होगा तो जाहिर सी बात है राष्ट्रवाद की भावना जागृत होगी। चिन्ह की बात करते हैं अब। झंडा, बंगाल में 1905 में स्वदेशी, और फिर उसके बाद स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम एक तिरंगा, हरा पीला लाल, जिसमें 8 कमल थे। 1921 तक आते आते महात्मा गांधी ने भी सफेद, हरा और लाल रंग का तिरंगा तैयार कर लिया। इतिहास की पुनर्व्याख्या, बहुत से भारतीय महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग अलग ढंग से पढ़ाना चाहिए ताकि भारतीय गर्व का अनुभव कर सकें। और कुछ गीतों की बात कर लेते हैं। गीत जैसे वंदे मातरम, तो 1870 के दशक में बंकिम चंद्र ने यह गीत लिखा। मातृभूमि की स्तुति के रूप में यह गीत बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। और ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है इस चैप्टर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।